श्रोताओं, जिस तरह हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, जिस तरह के परिवेश में हम रहते हैं, खान पान जिस तरह का है, उस तरह नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। लगातार शोध चलते रहते हैं, लगातार ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से छोटे बच्चे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जब डॉक्टर्स जांच करते हैं, देखते हैं उनको, तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अभी तक कॉमन नहीं थी। ऐसी ही एक समस्या है सेलिएक डिजीज की। ये बीमारी क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोनाक्सेन शर्मा जी को, जिनसे आप सुपरिचित हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार आशीष जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि सेलिएक डिजीज है क्या, सरल शब्दों में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, सीलिएक डिजीज का मतलब है गेहूं से एलर्जी। एलर्जी माने आपके शरीर गेहूं और गेहूं संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, जैसे गेहूं, जौ, ये सब हमारा शरीर जो है टॉलरेट नहीं करता है। मतलब हम लोग उसका एलर्जी हो जाता है, शरीर उसको अपना समझ नहीं पाता और उसके खिलाफ एक रिएक्शन हो जाता है जो जाके प्रॉब्लम आगे करता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जैसे कि आपने बताया कि गेहूं या जौ इसी में होता है क्या? जो बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर राइस जो है मेन स्टेपल फूड है, तो क्या राइस से भी होता है कि? जैसे गेहूं के अंदर एक प्रोटीन है, उसको कहते हैं ग्लाइडिन। अच्छा। वो ग्लाइडिन कई लोग हजम नहीं कर पाते हैं और वो एक जेनेटिक सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग वो हजम नहीं कर पाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम है। और ग्लाइडिन का संबंधित जो फैमिली में है वही जौ में आपको मिलेगा और कुछ कुछ आपको ओट्स में भी मिल जाएगा। लेकिन यही चीज चावल में या मक्के में या सत्तू में और ज्वार में ये आपको नहीं मिलेगा, तो वो सेफ है इस बीमारी में खाना। जी। तो डॉक्टर साहब, जब एलर्जी आपने बताई कि जब ये कोई बच्चा खाता है तो एलर्जी हो जाती है, तो ये कुछ समय लेती है, कुछ ड्यूरेशन होता है लक्षण आने में? अभी हम लक्षण पर भी बात करेंगे। जी, तो ऐसा है, एलर्जी को इस तरह से मत सोचिए कि खुजली हो गया या मतलब चकत्रे पड़ गए, वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप खाते हैं, आपकी बॉडी, आपके आंत जो है उस पे रिएक्शन करते हैं और उसमें क्या होता है, पेट झरने लग जाता है। अच्छा। खून का उत्पादन कम हो जाता है, पेट फूल जाता है और शरीर की जो विकास है, जो ग्रोथ है या हाइट और लंबाई जो है, वो सब रुक जाता है और वजन कम हो जाता है कई बच्चों में। और ये आप बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें समय लगता है। कुछों में 2-3 साल में ही शुरू हो जाता है पैदा होने के बाद, और कुछों में ये सालों साल अंदरूनी मतलब अंदर ही अंदर चलता रहता है और जब एडल्ट्स हो जाते तब पता लगता है इस बीमारी। डॉक्टर साहब, आप SGPGI लखनऊ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, शोध संस्थान भी है एक तरह का, तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो ये किस तरह, जो क्योंकि आप तो गैस्ट्रो विभाग से आते हैं, तो किस तरह ये हमारी आंतों को भी क्या नुकसान पहुंचाता है? पहली बात तो ये बड़ा कॉमन बीमारी है उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि देखिए, हमको 2 चीज समझना पड़ेगा इतिहास से। पहली बात तो ये है, हम लोग जो आदिवासी इंडिया के हैं उनमें ये बीमारी है ही नहीं, क्योंकि जेनेटिक इनकी मतलब जीन्स थे ही नहीं। ये लाया हमारे पास इंडिया में आया कहाँ से? जब कॉकेशियंस आए हमारे कोकेशिया से। अच्छा। और जब सिकंदर आया ग्रीस से, तो ये बीमारी वहां से लेते हुए ये लोग आए और हमारे फिर पॉपुलेशन में घुल मिल के ये स्प्रेड हो गया। हजारों सालों की बीमारी। हाँ, हजारों सालों की बीमारी है और ये पूरे विश्व में आपको मिलेगा, लेकिन इंडिया में ये आपको नॉर्थ में मिलेगा, ज्यादातर साउथ में और ईस्ट में, बंगाल में ये है नहीं। और उसका कारण यही है क्योंकि हम लोग जो है साउथ में और ईस्ट में, बंगाली लोग और मद्रासी लोग, वो चावल पे ही डिपेंडेंट है उनका पूरा का पूरा खान पान, तो उनका गेहूं का एक्सपोजर है ही नहीं, तो उनमें ये प्रॉब्लम महसूस नहीं किया जाता है। और गेहूं में एक विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है, ग्लाइडिन है, उसी के कारण होता है। तो डॉक्टर साहब, अभी कुछ लक्षणों की भी आपने बात की, और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि एलर्जी जब होती है तो बहुत सारे लक्षण और भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेस्पिरेटरी एलर्जी है, तो इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें देखिए, रेस्पिरेटरी बहुत कम होता है, रेस्पिरेटरी नहीं, इसमें पेट झड़ना
है पहला एलर्जी। और लंबे समय पे, यानी कि हर महीने बच्चा बीमार पड़ना, पेट झड़ता रहता है, पेट झड़ता रहता है, खून का उत्पादन नहीं होना, खून की कमी हो जाना, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, फिर प्रॉपर एनीमिया होता है और पेट फिर फूल जाता है क्योंकि इसमें गैस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। बड़ों में क्या देखा गया है, बड़ों में ये देखा गया है कि कई सालों बाद भी ये प्रॉब्लम को, कईयों के आप देखेंगे कि उनके बच्चे नहीं होते, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती, इनफर्टिलिटी आगे चल के तो ये प्रॉब्लम्स कभी कभार उनमें होता है। और बोन बिल्कुल छन्नी हो जाता है, शरीर की हड्डी जो है ऑस्टियोपोरोसिस उनको हो जाता है। तो ये लक्षण है बड़ों में। बच्चों में लक्षण है ज्यादातर विकास ना होना और पेट झड़ना और खून की कमी। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो है बचपन में बीमारी मान लीजिए हो गई, ठीक है, ये खुद ब खुद का ठीक भी हो सकती है आगे चल के? नहीं, अगर आपको सीलिएक डिजीज है तो जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो खुद ब खुद ये ठीक नहीं होगा। ये यूजुअली तब शुरू हुआ है जब आपका खान पान में बदलाव आया है। पहले 6 महीना बच्चा माँ का दूध पीता है, फिर धीरे धीरे उसको उनकी अन्नप्राशन कराते हैं, उनको गेहूं, बिस्किट, रोटी, ब्रेड ये सब खिलाते हैं। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम शुरू होता है और जब तक बच्चा 5 साल 6 साल का हो जाता है तब इनके प्रॉब्लम्स फुली इनके पास पूरी तरीके से आ जाता है और इनको फिर तब ये शुरू हो जाता है प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब, जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है, कोई आता है, गार्जियन आते हैं, हमारा तो आप जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में पंजाब से लेकर और पूरा बिहार और मध्य प्रदेश, इधर गेहूं की बहुत ही ज्यादा खपत होती है और हमारा मुख्य भोजन ही है, तो खाए फिर क्या? हाँ, अगर आपको सीलिएक डिजीज बीमारी, पहली बात तो कैसे बीमारी तक पहुंचेंगे? बीमारी तक पहुंचने का 2 तरीका है। एक तो ब्लड टेस्ट है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम मेजर करते हैं शरीर के अंदर, जो अगर बहुत मात्रा में हो तो हम कहते हैं कि इनको ये बीमारी का संभावना है। लेकिन उसको पक्का करने के लिए हमको एंडोस्कोपिक एक बायोप्सी करना पड़ता है। हम छोटी आंच से एक छोटा सा बायोप्सी लेके उसको टेस्ट करके हम लोग फिर बीमारी को पक्का कर देते हैं। और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर क्या होता है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट करके पता लगाते हैं और फिर आगे जाके कंफ्यूजन होता है। देखिए, इंसान का पहचान है उनका आधार कार्ड। जब तक आपके पास आधार कार्ड का नंबर ना हो, आपका पहचान है ही नहीं। वैसे ही समझ लीजिए, इस बीमारी में अगर आपको पहचान बनाना हो तो वो बायोप्सी करना बहुत जरूरी है। ब्लड टेस्ट एक लिमिट तक, मतलब उसकी वैलिडिटी है, जिसको कहते हैं, एक लेवल तक हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन पक्का करने के लिए कि आप आशीष चतुर्वेदी ही है और आशीष मिश्रा नहीं है, इस बात को पता करने के लिए कि आप आशीष तक हम मतलब ब्लड तक पहुंचे हैं, लेकिन चतुर्वेदी या मिश्रा है आप, उसके लिए हमें बायोप्सी करना जरूरी है। तो आपने बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में बता दिया। डॉक्टर साहब, हम लोग ने जो बेसिक किताबें पढ़ी हैं वहाँ ये कहा जाता है कि कुछ रोए जैसे आंतों में होते हैं, पेट में होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं जी। और आपने बताया कि एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाया पोषक पदार्थों का तो न्यूट्रिशन नहीं हो, तो वो भी कुछ खराबी बेसिकली क्या होता है, फ्लैट हो जाता है अंदर से। नॉर्मली आंतों में ऊपर नीचे एक किस्म का, उसको हम लोग विलाई बोलते हैं, छोटी छोटी उंगलियों की तरह है जो शरीर के सारे पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है। ये जो है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है और जैसे बंजर खेत वैसा हो जाता है हमारा पेट का समस्या। लगता नहीं, जिसको कहते हैं शरीर में लग तो जितना आप शुगर या जितना प्रोटीन या फैट आप खाएंगे वो सारा का सारा जो है बह जाएगा पूरे आंत में, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर कम हो गया है। जी। और दूध कुछ नहीं पचता है फिर उस समय। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि पेट झड़ता रहता है, दस्त होती रहती है, तो क्या अगर वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है तो कुछ लैट्रिन में भी बदलाव होता है ऐसे बच्चों के? हाँ जी, उनकी पतली बिल्कुल पानी की तरह वो लैट्रिन करते हैं दिन में 6-7 बार, कभी कभार रात को भी उठ के जाना पड़ता है लैट्रिन के लिए। नींद खुल जाती है क्योंकि पेट झड़ रहा है उनका। माँ बाप जो है बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो ये लैट्रिन का समस्या तो बहुत ज्यादा इनको होता है, मेन समस्या। अब डॉक्टर साहब, पकड़ में मान लीजिए डॉक्टर ही बताएगा कि कैसे इसको पकड़ना है, उसके बाद क्या करें? उसके बाद जो है, देखिए, एक बार आपको बीमारी समझ में आ गया तो इसका, अगर मुझे भगवान ने कभी एक ऑप्शन कभी देते कि तुमको एक बीमारी चुनना है, मतलब इतने बीमारियों में से सीलिएक डिजीज ऐसा बीमारी है जो मैं अपने लिए चुनूंगा।
ना मैं इन्फेक्शन चुनूंगा, ना मैं कैंसर चुनूंगा। सीलिएक डिजीज एक नॉर्मल एक बीमारी है जिसमें इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है और इनकी आयु 90 से 100 साल हो सकता है अगर आप सही परहेज करते हैं। और सबसे सस्ता और सरल बीमारी है इसका इलाज के लिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ परहेज ही करना है। आप अगर अपने डाइट से गेहूं और गेहूं संबंधित जितने भी पदार्थ यानी कि ब्रेड, बिस्कुट, चपाती, रोटी, आपकी पूरी, समोसा, ये सब अगर आप निकाल देते हैं और आप जौ नहीं खाते तो आपको ये बीमारी 100% पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आपको ये परहेज रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप वापस खाने लगेंगे आपको फिर से वापस बीमारी शुरू हो जाएगा। तो इंसान कहता है कि इसमें करे तो क्या करे, जैसे आपने कहा क्या खाए। उत्तर प्रदेश के लोग तो गेहूं खाते हैं, सुबह शाम हम लोग रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही गेहूं का है, लेकिन अगर बाकी आप भारत देखते हैं, बंगाल देखते हैं, असम देखते हैं, आप तमिलनाडु देखते हैं, वहां गेहूं है ही नहीं और वहां के लोग चावल खा के विद्वान हो रहे हैं। तो मतलब गेहूं खाना जरूरी नहीं है। आप फिर राइस बेस्ड डाइट कर देते हैं, उसमें चावल, मक्का, सत्तू, ज्वार, इनका आटा आप मिक्स ग्रेन करके या तो अलग से चावल का आटा ये सब आप बना के, बाकी सारी सब्जी, सारे फल, सारी चीजें खा सारे सकते हैं। मीट, मछली, जितना भी आपको जो भी आपका मनपसंद वो सब आप खा सकते हैं। गेहूं छोड़ के बाकी सारी चीजें आप खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फास्ट फूड पर खूब चर्चा होती है और सभी कहते हैं कि नुकसानदायक है, तो क्या इससे भी कुछ इस तरह आपके फास्ट फूड आपको देखना पड़ेगा है क्या। केक है, पेस्ट्री है, पिज्जा है, बर्गर है, जिसमें सब में गेहूं है। इसमें फास्ट फूड आप खा नहीं पाएंगे। इससे बेहतर है कि घर पे ये चीज बना दिया जाए। आजकल ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, इसको ग्लूटेन फ्री डाइट बोलते हैं, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आजकल मिलने लग गया है। कई कंपनीज बनाती हैं, थोड़ा सा आटा महंगा होता है लेकिन बनाते हैं, आप घर पे भी पीस सकते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि बाजार का जो पनीर है, वो जो पनीर होता है उसमें भी थोड़ा ध्यान देना है। बाजार के पनीर जो हम लोग को केक की तरह दिखता है ना, जिसमें हम अच्छे से काटते हैं, बिल्कुल उसके अंदर आप देखते तो सूजी या मैदा थोड़ा सा पड़ा होता है, तभी वो अरारोट होता है, तभी वो हार्ड होता है। अब घर पे अगर आप छेना बनाते हो वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये समझना है कि बाजार का पनीर जो है हम लोग बच्चों को नहीं खिला सकते, क्योंकि उसमें जाने अनजाने में उसमें गेहूं मिला होता है। जरूरी है ये समझना कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है जब वो स्कूल जाते, टिफिन शेयरिंग करते हैं और बगल वाले अपना बेस्ट फ्रेंड केक लेके आए या बिस्कुट लेके आए, तो वो टेंडेंसी होती है वहां पे हम लोगों को खाने का। तो पेरेंट्स जो है उनको थोड़ा सावधानी बच्चे को एक तो शुरू से समझाना है, दूसरा टीचर को भी स्कूल में बताना होता है कि देखिए हमारे बच्चे को ये बीमारी है, ये पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन आपको थोड़ी कड़ी नजर रखना है कि बच्चा जो है हमारा किसी और का खाना ना खाए, टिफिन खाए और बीमार ना पड़े। डॉक्टर साहब, आपकी ओपीडी लगातार चलती रहती है और आधे भारत से लोग आते होंगे, तो कितनी ये कॉमन बीमारी हो चुकी है? बहुत कॉमन है ये बीमारी। एक्चुअली हम इसको टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं। टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखता है 1% और पानी के नीचे होता है आपका 99%। इसको कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी कि आप अगर झांक के देखेंगे तो पानी के नीचे आप खूब सारा इसका बीमारी मिलेगा। यानी कि ऊपर से जो हमारे पास आ रहे हैं, हाँ एक्चुअली बहुत है। और हम लोग तो अब क्योंकि हम SGPGI में बैठे हैं तो हमारा महीने का हम नया 4 या 5 केस देखते हैं महीने का, और पुराना तो हमारा 800 का फॉलोअप चल रहा है इस समय। जो पुराने मरीज हमारे पास आ रहे हैं वो 800-900 मरीज हमारे पास। कई तो अब बड़े भी हो गए, आना भी बंद कर दिए, क्योंकि सब साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सब बन गए। मैं तो इसको बीमारी ही नहीं मानता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ ये इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे आप चीनी बंद करते हैं दुबला होने के लिए, तेल बंद करते हैं, बटर बंद कर देते हैं दुबला होने के लिए, वैसा ही समझ लीजिए सीलिएक डिजीज को एक लाइफस्टाइल तरीके से ले। डॉक्टर साहब, इसमें क्या दवाएं भी आप लोग देते हैं अपार्ट फ्रॉम डाइटरी चेंजेस हैं? सीलिएक डिजीज को हो गए करीब 100 साल विश्व में, ठीक है, पता है हमको ये बीमारी। 100 साल में विज्ञान ने कोई दवा नहीं निकाल पाया इसके लिए। कोशिश हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन कोई दवा सफलता से इसमें काम नहीं किया है। जहाँ पे आइडियल सिचुएशन तो ये होता है ना आशीष जी की सीलिएक डिजीज है, मैं केक भी खाऊं, दवाई भी खाऊं और बीमार भी ना पड़ूं, है ना। लेकिन ऐसा आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें परहेज के अलावा हमारे पास चारा इस समय और कोई रास्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो विलाई
वो समाप्त हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर्स अनइवन स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर परहेज करे व्यक्ति तो क्या वो फिर से उत्पन्न हो सकते हैं, बिल्कुल, वो वापस रिजनरेट होके जैसे सरसों का खेत होता है वैसे आपको दिख जाएगा अंदर। हम लोग जब एंडोस्कोपी करते हैं तो जब सीलिएक डिजीज हमारे पास आता है हमें एकदम बंजर जमीन दिखता है अंदर से, और जब ये परहेज सही से करके 2-3 साल बाद लौटते हैं और फिर से हम कभी कभार एंडोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती है, एकदम जैसे लगता है सरसों का खेत लहरा रहा है, इतना सुंदर लगता है, वापिस आ जाता है पूरा का पूरा, पूरी रिकवरी हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। पूरे श्रोता वर्ग की तरफ से जो जहां सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।